ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने दो नेताओं के कंधे पर चढ़कर राजनीति में उड़ान भरने की कोशिश की थी, लेकिन मिली तो एक दर्दनाक मौत। और उसके नतीजे में राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया था। और ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि इस पर एक फिल्म तक बन चुकी है। इस कहानी में एक महिला का दो नेताओं से गहरा कनेक्शन है। इसमें एक सीडी है और इसके जरिए ब्लैकमेल करने का पूरा खेल है। और फिर महिला को ठिकाने लगाने की पूरी दास्तान है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की चर्चित सीडी कांड भंवरी देवी के बारे में। इस कहानी की शुरुआत करूं इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप में से अक्सर लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इस तरह की कहानियों के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल ये कहानी राजस्थान के एक मिनिस्टर महिपाल मडेरना और एक नर्स रही भंवरी देवी की कहानी है। बात साल 2011 की है। जिस वक्त ये सीडी कांड हुआ था तो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था। लेकिन हम इस कहानी को इससे भी 2 साल पहले से शुरू करते हैं। और ये साल होता है 2009 का, जब राजस्थान के जोधपुर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में जिसका नाम होता है बोरुंदा, वहां पर एक 34 साल की महिला रहा करती थी और उसका नाम था भंवरी देवी। दरअसल भंवरी देवी राजस्थान की नट बिरादरी से आती है और नट बिरादरी में भंवरी देवी नाम की ये महिला काफ़ी खूबसूरत थी और आगे चलकर इसकी खूबसूरती ही इसके लिए तबाही का कारण बन गई। तो हुआ कुछ यूं कि भंवरी देवी वहीं पर एक सरकारी अस्पताल में, जो आमतौर पर किसी कस्बे वगैरह में होता है, जिसको पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, इसमें एक नर्स के तौर पर काम किया करती थी। और उसके बदले उसको हर महीने 8,000 रुपये तनख्वाह के तौर पर मिलती थी। खास बात यह है कि भंवरी देवी न केवल एक नर्स थी बल्कि वो खूबसूरत होने की वजह से राजस्थानी फिल्मों में भी एक्टिव रहा करती थी और लोकल भाषा की राजस्थानी फोक और ट्रेडिशनल गाने वगैरह भी गाया करती थी। भंवरी देवी राजस्थानी फिल्मों में गाना गाती, शूटिंग करती और अदाकारी भी करती। आप समझ लीजिए कि वो एक लोकल सतह पर राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन थी और इस काम में वो खूब आगे बढ़ना चाहती थी। इसलिए वो नर्स के तौर पर काम करने में कम और फिल्मों के तौर पर काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी। यही वजह है कि वो अक्सर अस्पताल से गायब भी रहती थी और इधर उधर गाने की शूटिंग में बिजी रहा करती थी। लेकिन जब अस्पताल से भंवरी देवी की गैरहाजिरी बहुत ज़्यादा होने लगी तो गांव के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की और शिकायत डीएम तक पहुंच गई। और जब डीएम तक इसकी शिकायत पहुंची तो डीएम ने भंवरी देवी को नौकरी से निकाल दिया। अब नौकरी से निकाले जाने के बाद भंवरी देवी को लगा कि वो इस अदाकारी से कोई खास पैसा नहीं कमा पाती है और अब नौकरी भी चली गई है, तो इसलिए इसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा और जो ख्वाब था वो ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। लेकिन भंवरी देवी ने इससे निकलने का एक रास्ता निकाला और वो रास्ता ये था कि उस इलाके के जो एमएलए थे, उनका नाम था मलखान सिंह। वो मलखान सिंह के पास पहुंचकर मलखान सिंह से कहती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ मामला हो गया है, मेरी मदद कर दीजिए और डीएम से कहलवा दीजिए कि हमारा निलंबन वापस करा दें। लेकिन मलखान सिंह अकेले भंवरी देवी का केस हल नहीं करा सकते थे क्योंकि वो केवल विधायक थे और अगर वो डीएम से कहते तो शायद उधर से उनकी बात रिजेक्ट हो जाती, तो इसलिए उनकी बेइज्जती हो सकती थी। इसी वजह से मलखान सिंह ने भंवरी देवी को लिया और उस वक्त के राजस्थान के सरकार में मंत्री रहे महिपाल मडेरना के पास पहुंच गए। तो जब विधायक मलखान सिंह और भंवरी देवी महिपाल मडेरना के पास पहुंचे और पूरी कहानी सुनाई तो महिपाल मडेरना ने तुरंत फ़ोन उठाया और जोधपुर के कलेक्टर को फ़ोन मिला दिया और कहा कि आपने भंवरी देवी नाम की जिस महिला नर्स को नौकरी से बर्खास्त किया है उसको तुरंत बहाल कर दीजिए। अब ऐसे में कलेक्टर के पास फ़ोन आ जाता है तो कलेक्टर के पास मंत्री जी की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इसलिए फ़ोन कट होते ही तुरंत भंवरी देवी को बहाल कर दिया जाता है। अब भंवरी देवी वहाँ से वापस आ जाती हैं और अपने काम में मसरूफ़ हो जाती हैं। अब वो ज़्यादातर अपनी नर्स वाली ड्यूटी से गैर हाजिर रहने लगी थी और अदाकारी की दुनिया में कदम जमा रही थी। इसके साथ ही वो एक और जगह भी कदम जमा रही थी और वो जगह थी मंत्री जी का डेरा। यानी अब भंवरी देवी का हाव भाव बदलने लगा था क्योंकि अब वो सीधे मंत्री जी के संपर्क में आ गई थी और धीरे धीरे भंवरी देवी का रुतबा इतना बढ़ गया कि वो छोटे मोटे काम करवाने लगी थी और किसी का ट्रांसफ़र करवाना हो, किसी का सस्पेंड करवाना हो, किसी का रुकवाना हो, किसी का प्रमोशन करवाना हो, ये सब कुछ काम भंवरी देवी के बाएं हाथ का खेल बन चुका था। अब भंवरी देवी अक्सर महिपाल मडेरना और मलखान सिंह से काफ़ी ज़्यादा मिलने जुलने लगी थी। अब वो जोधपुर के मुकाबले में जयपुर में ज़्यादा वक्त गुजारने लगी थी क्योंकि जयपुर राजस्थान की राजधानी है और यहीं पर सारे एमएलएज और मंत्री वगैरह का निवास होता है और यहीं पर मलखान सिंह और महिपाल मडेरना भी रहा करते थे। तो अब भंवरी देवी भी ज़्यादा समय राजधानी जयपुर में ही गुजारने लगी थी और अब वो मलखान सिंह और मडेरना के बेहद करीब हो चुकी थी। बात इतनी बढ़ गई कि नट बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली एक महिला जो शादीशुदा भी थी और उस समय उसकी उम्र 34 साल के आसपास थी, उसके पति का नाम अमरचंद था, लेकिन वो अपने पति से दूर जयपुर में रहकर सत्ता को करीब से देख रही थी और पावरफुल ओहदों पर बैठे लोगों से मिलने जुलने की वजह से उसका हाव भाव भी बदल चुका था, उसका लिबास बदल चुका था, उसका रहन सहन बदल चुका था, उसकी बोली भाषा सब कुछ बदल चुकी थी।
लेकिन उसका पति अमरचंद अब भी गांव में रहकर अपना काम किया करता था। इस तरह समय बीतता गया और केवल 8,000 रुपये कमाने वाली एक मामूली सी नर्स ने अपना एक नया सा घर ले लिया, गाड़ी खरीद ली, बच्चों को जयपुर के बेहतरीन स्कूल में दाखिला करा दिया और इस तरह 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा। और इस दौरान भंवरी देवी की किस्मत का सितारा इस कदर चमका कि वो जमीन से आसमान पर पहुंच गई और उसने बहुत करीब से सत्ता की पावर और हनक को महसूस कर लिया था। और तभी एक दिन भंवरी देवी के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना चुनाव लड़ा जाए और विधायक बनकर सत्ता की कुर्सी पर खुद ही बैठ लिया जाए। बस यहीं से भंवरी देवी के बुरे दिन की शुरुआत होने लगती है, क्योंकि जब उसने इलेक्शन लड़ने की बात कही और मलखान सिंह और महिपाल मडेरना से कहा कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो ये सुनकर इन लोगों को लगा कि ये क्या कहने लगी। लेकिन जब भंवरी देवी ने मलखान सिंह और मडेरना पर टिकट दिलाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, तो ये बात इन दोनों नेताओं को अच्छी नहीं लगी। पहले तो भंवरी देवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि भंवरी देवी पर सत्ता को भोगने का भूत सवार हो चुका था और वो बार बार टिकट के लिए कहने भी लगी थी, तो शुरुआत में इन्होंने थोड़ा सा दिलासा दिया, तसल्ली दिया और कहा कि ठीक है, दिला देंगे, कोशिश करेंगे, उम्मीद है कि मिल जाएगा। और जब इधर समय गुजरने लगा तो भंवरी देवी ने कहना शुरू कर दिया कि हमें टिकट चाहिए और इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं, हर हाल में हमें टिकट चाहिए। अब जाहिर है कि मडेरना और मलखान सिंह ये दोनों बड़े नेता जरूर थे, लेकिन टिकट वगैरह इनके हाथ में खुद नहीं होता है। यहाँ तो खुद इनके ही टिकट के लाले पड़े होते हैं। अगर पार्टी इनका टिकट काटते तो इन्हीं के लेने के देने पड़ जाएं और ये दूसरे के लिए क्या कहेंगे। तो बहरहाल टिकट दिलाना इनके बस की बात तो वैसे थी भी नहीं और ये वैसे चाहते भी नहीं थे कि भंवरी देवी को टिकट मिले और ये चुनाव लड़े। तो शुरू में ये दोनों टाल मटोल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो लगातार दबाव बनाने लगी थी और जल्द ही भंवरी देवी को एहसास हो गया कि ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये हमें टिकट नहीं दिलाने वाले हैं। क्योंकि इस दौरान भंवरी देवी को इन लीडरों का खेल समझ आ चुका था, उनकी मानसिकता को वो पढ़ चुकी थी, वो उनकी चालाकियों को समझ गई थी और उनके काम करने का जो तरीका है उसको भी समझ गई थी, क्योंकि वो इन लोगों के बहुत ज़्यादा करीब हो चुकी थी। तो इन लोगों के बर्ताव और बातचीत से समझ गई कि ये नेता लोग अपने असली रंग में आ गए हैं और अब हमें उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी, ऐसा लगता है। तो एक दिन भंवरी देवी ने महिपाल मडेरना से साफ साफ कह दिया कि अगर आप हमें टिकट नहीं दिलाएंगे तो अब आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे पास आपकी एक सीडी है जिसमें आपके काले कारनामे रिकॉर्ड है और अगर हमें टिकट न मिला तो हम इस सीडी को पब्लिक कर देंगे और उसके बाद आप जाने आपका काम जाने। यानी कि अब भंवरी देवी मंत्री महिपाल मडेरना को ब्लैकमेल करने लगी थी। ये सुनकर मडेरना और मलखान सिंह दोनों को ताज्जुब हुआ कि हमारे पैरों में बैठने वाली महिला आज हम ही को आंख दिखाने लगी है। तो ये दोनों भंवरी देवी से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। आखिरकार भंवरी देवी एक दिन जयपुर में महिपाल मडेरना के आवास पर पहुंच जाती है और वहां मौजूद चौकीदार से कहती है कि मैं मंत्री जी से मिलना चाहती हूं। लेकिन जैसे ही गार्ड सुनते हैं कि भंवरी देवी आई है तो उन्हें अंदर से बताया जाता है कि इसको भगा दो और अगर ना भागे तो धक्के मार कर निकाल दो। और वही होता है कि भंवरी देवी को महिपाल मडेरना के बंगले से धक्के मार कर भगा दिया जाता है और भंवरी देवी वहां से रुस्वा होकर वापस आ जाती है। वो सीधे बीजेपी के दफ्तर पहुंच जाती है और वहां जाकर बीजेपी वालों से कहती है कि हमारे पास महिपाल मडेरना की एक सीडी है, अगर आप चाहें तो हम आपको ये सीडी दे सकते हैं और इससे सरकार तक गिर सकती है। लेकिन बीजेपी वाले इसे संजीदगी से नहीं लेते हैं, क्योंकि नेता एक ही जैसे होते हैं। मशहूर कहावत है ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी हर किसी के पास कोई ना कोई राज होता है। तो उन्हें लगा कि ये करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही हम्माम में हम सब नंगे हैं, इसलिए अगर कोई कांग्रेस का आदमी हमारे राज फाश कर दे तो हम क्या करने लगेंगे। वो केवल विचारधारा के लेवल पर एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, लेकिन जब इस जैसी कोई बात आ जाती है तो सब के सब एक ही रंग में रंग जाते हैं। तो खैर ये सब बताने का मकसद यही था कि यहाँ पर भंवरी देवी को कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन इसी पार्टी दफ्तर में कुछ पत्रकार मौजूद थे, तो जब पत्रकारों को ये बात पता चली तो इन लोगों ने इसको सीरियसली लिया और वैसे भी ये एक दिलचस्प और मिर्च मसाला वाली खबर थी, तो इसलिए भी दिलचस्पी बढ़ गई और पत्रकारों ने भंवरी देवी से सीडी मांगना शुरू कर दिया। लेकिन भंवरी देवी जानती थी कि हमें इतनी जल्दी सीडी किसी को नहीं देना है, क्योंकि अगर एक बार सीडी सबके सामने आ गया तो हमारा मामला ही खत्म हो जाएगा, फिर हम ब्लैकमेल कैसे करेंगे। इसलिए पत्रकारों के लाख मांगने के बावजूद वो सीडी किसी को नहीं दी जाती और केवल उसके बारे में वो बताकर ही भंवरी देवी माहौल को गर्मा देती है और मीडिया में इसके बारे में चर्चाएं शुरू हो जाती। हालांकि वो सीडी किसी भी मीडिया वाले के पास नहीं थी, फिर भी मीडिया ने सेक्स सीडी, मंत्री का सीडी कनेक्शन, सफ़ेद कुर्ता काली सीडी, इस जैसे हेडलाइन लगाकर सीडी के जूम जूम इस तरह के ग्राफिक्स लगा करके खूब मीडिया में मिर्च मसाला लगाकर परोसा और उस कहानी को टीआरपी हासिल करने का एक जरिया बनाया। खूब टीआरपी भी हासिल किया और इधर भंवरी देवी इस सीडी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। और ये बात 2 जुलाई 2011 की है, जब बहुत ज़्यादा चर्चा शुरू हो गई और पूरे राजस्थान बल्कि पूरे देश कह लीजिए मीडिया में महिपाल मदेरना और मलखान सिंह के बारे में खबरें गर्दिश करने लगी और इतना ज़्यादा हंगामा मच गया कि ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस की राजस्थान की सरकार गिर जाएगी।
अब जब बहुत ज़्यादा हंगामा मच गया तो मलखान सिंह और मदेरना दोनों चौकन्ने हो गए और ये दोनों एक दिन भांवरी देवी को अपने घर बुलाते हैं और इससे माफ़ी मांगते हैं। और जब ये दोनों माफ़ी मांग लेते हैं तो उसके बाद ये सारा मामला खत्म हो जाता है और एक बार फिर से ये दोनों नेताजी और भांवरी देवी सामान्य रूप से रहने लगते हैं और भांवरी देवी का तेवर भी नर्म पड़ जाता है। लेकिन असल में इस दौरान लोगों ने डील कर ली थी और ये डील कुछ यूं थी कि भांवरी देवी को कहा गया था कि तुम 60 लाख रुपए ले लो और उसके बदले में हमें ये सीडी दे दो। और भांवरी देवी ने उसको कबूल कर लिया था कि वो 60 लाख रुपए लेकर उसके बदले में सीडी उन्हें सौंप देगी और उसके बाद सब अपने अपने रास्ते हो जाएंगे, कोई किसी के संपर्क में रहेगा ही नहीं। और भांवरी देवी ने यह डील इसलिए भी कर लिया था क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे। दरअसल बीते 6 महीने से ही पंगा चल रहा था, यानी जनवरी से ही चल रहा था और उस दौरान पैसे की कमी बहुत ज़्यादा भंवरी के पास थी, यानी पैसे की कमी रहने लगी थी जिसकी वजह से वो परेशान रहने लगी थी। और जिस स्टैंडर्ड की वो लाइफ जीने की आदी हो चुकी थी पिछले 2 सालों में, उसमें महीने के लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ती है और अब उसके पास ज़ाहिर है कि इतने पैसे नहीं बचे थे। तो उसने 60 लाख रुपए के बदले ये डील तय कर ली और इस दौरान भंवरी देवी ने उस कार को भी बेचने का फैसला कर लिया जो स्विफ्ट कार उसे मडेरना देती थी। उसने ये कार बेचने का फैसला किया और उसने गाड़ी बेच भी दी। दरअसल मलखान सिंह का एक भतीजा था जिसका नाम था सोहन लाल बिश्नोई। उसने ये कार सोहन लाल बिश्नोई को 4.5 लाख रुपए में बेच दिया था। 50,000 रुपए एडवांस दिया गया था और बाकी के 4 लाख रुपए भंवरी देवी को मिलना था। आखिरकार एक दिन सोहन लाल बिश्नोई भंवरी देवी को फोन करता है और कहता है कि आप आ जाइए और कार के पैसे 4 लाख रुपए और सीडी के जो पैसे हैं 60 लाख रुपए, यानी कुल 64 लाख रुपए आप हमसे ले जाइए। और ब्लाड में चल करके एक राजू भाई हैं, उनके पास पैसे रखे हुए हैं, आप चल करके ले लीजिए। अब उसके बाद भंवरी देवी अपने घर से सोहन लाल बिश्नोई के पास आती है। वहां से सोहन लाल बिश्नोई के साथ गाड़ी में बैठकर राजू भाई से पैसे लेने के लिए ब्लाड के लिए निकल पड़ती है। और जब दोनों वो गाड़ी में जा रहे थे तभी ब्लाड से पहले ही रास्ते में उन्हें एक बुलेरो कार मिलती है और उसी बुलेरो कार में राजू भाई और उनका एक साथी दोनों सवार थे। उनकी मुलाकात होती है और वो बात करते हैं कि चलो गाड़ी में एक साथ बैठ लेते हैं और ब्लाड किसी जगह पर पहुंचकर पैसे और सीडी का लेन देन कर लेंगे। तो अब भंवरी देवी को बुलेरो गाड़ी में बैठा दिया जाता है और सोहन लाल बिश्नोई अपनी कार में अकेला था और दोनों गाड़ी एक साथ चलने लगती है। दरअसल हम यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बता देते हैं कि जो राजू भाई थे और उन्हें पैसे देना था भंवरी देवी को, तो दरअसल वो राजू भाई थे ही नहीं, बल्कि वो एक हिस्ट्री शीटर कुख्यात अपराधी था जिसका नाम शहाबुद्दीन था। लेकिन उसको राजू भाई के नाम से परिचय कराया गया था और बताया गया था कि राजू भाई के पास पैसे हैं और वही पैसे देंगे। तो राजू भाई, उनका एक साथी और भंवरी देवी, ये तीनों लोग बुलेरो गाड़ी में बैठे थे और गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी और इन्हीं के साथ पैसे का लेन देन होना था। लेकिन मंत्री जी की तरफ से राजू भाई को एक आदेश दिया गया था कि भंवरी देवी को पैसा देने से पहले सीडी को चेक कर लेना है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। पता चले कि आपने पैसा दे दिया और वो सीडी खाली निकली या कोई दूसरी सीडी निकली। तो आखिरकार ये बात भंवरी देवी को बताई गई और कहा गया कि हम पहले सीडी को चेक करेंगे, देखेंगे, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। ये सुनकर भंवरी देवी ने ओके कह दिया और उन लोगों ने बुलेरो गाड़ी के अंदर लगे सीडी प्लेयर में सीडी को लगा दिया और ये सीडी कुल 52 मिनट की थी और ये सीडी लगा दी जाती है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, पीछे भंवरी देवी और राजू भाई ये दोनों बैठकर सीडी को देखने लगते हैं। अब इस दौरान जब ये दोनों सीडी देख रहे होते हैं और क्योंकि ये सीडी 52 मिनट की थी तो इसको देखने में जाहिर है कि 52 मिनट लगते, तो ये सीडी चल ही रही होती है और दोनों सीडी देखने में बिजी होते हैं। तभी बुलेरो गाड़ी एक दूसरे रास्ते पर मुड़ जाती है। इस दौरान बुलेरो गाड़ी जब ब्लाड की तरफ जाने के बजाय दूसरी तरफ जाने लगती है तो भंवरी देवी को महसूस होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो जाहिर करना भी नहीं चाहती थी कि उसको डर लग रहा है। लेकिन जब गाड़ी और आगे बढ़ती है और जालवाड़ का इलाका आ जाता है जहाँ पर बहुत सुनसान है और वहाँ पर भट्टे वगैरह बहुत होते हैं, तो जब यहाँ पहुँचते हैं तो भंवरी देवी को यकीन हो चला था कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए यहाँ पर वो विरोध करने लगती है। लेकिन अब विरोध करने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। अब यहाँ पर राजू भाई और जो दूसरा व्यक्ति था, ये दोनों लोग भंवरी देवी को ज़ोर से पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसके सर को सीट के बीच में दबा देते हैं और पैर रखकर इतनी ज़ोर से दबाते हैं कि भंवरी देवी की सांस टूट जाती है। और ये वही जगह थी जहां पूरी कहानी स्क्रिप्ट के मुताबिक होती है, क्योंकि पूरी कहानी पहले से लिखी गई थी और इसी प्लानिंग के तहत यहाँ पर विश्ना राम नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। यह आदमी महिपाल मडेरना का था और इसको लाश ठिकाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाती है और ये सब कुछ पहले से तैयारी की गई स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है। तो जब विश्ना राम को भंवरी देवी की लाश को सौंप दिया जाता है तो वो लाश को वहाँ से कुछ दूर पिपाड़ के इलाके में ले जाकर जला देता है और इससे कहा गया था कि जब तक लाश पूरी तरह जलकर ख़त्म ना हो जाए तुम्हें वहीं पर रहना है, वहाँ से हिलना नहीं है। अब जब ये सारी कहानी हो जाती है और ये कहानी 1 सितंबर को होती है
और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तारीख आ जाती है सितंबर की। अब जब 12 दिन बीत जाते हैं और भंवरी देवी का कोई सुराग नहीं मिलता है, तो भंवरी देवी का जो पति है अमरचंद पुलिस के पास जाता है, अपनी पत्नी भंवरी देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और कहता है कि उसे मलखान सिंह और महिपाल मडेरना पर शक है कि उन्होंने ही मेरी पत्नी के साथ कुछ गड़बड़ किया होगा, उन्होंने ही इसको गायब किया होगा। अब एफआईआर तो दर्ज हो गई थी, लेकिन ये दोनों इतने पावरफुल थे और उन्हीं की पार्टी की यानी कांग्रेस की सरकार थी, तो किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि कोई उनसे पूछताछ कर सके। और उन्होंने बयान भी दे दिया था कि इस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है, भंवरी देवी कहाँ हैं हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमसे उनका कोई संपर्क नहीं है। लेकिन चूंकि इससे पहले मीडिया में सीडी वगैरह की कहानी आ चुकी थी, इसलिए इन लोगों पर कहीं ना कहीं उंगलियां तो उठ ही रही थी। लेकिन चूंकि ये लोग ताकतवर थे, तो इसलिए इनके खिलाफ ज़्यादा कुछ भी नहीं किया जा सकता था। आखिरकार ये पूरा केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है और जब सीबीआई इस केस को अपने हाथ में लेती है और कड़ी से कड़ी जोड़ने लगती है, तो देखती है कि एक नट बिरादरी की महिला भंवरी देवी, जो कि 2009 से पहले सिर्फ 8,000 रुपये कमाने वाली एक नर्स थी, लेकिन 2009 के बाद उसने 2 साल के अंदर एक आलीशान घर बना लिया, अपने बच्चों को जयपुर शिफ्ट कर दिया, एक प्राइवेट स्कूल में उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया, वगैरह वगैरह। यानी वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने लगी और इसकी तर्ज ज़िंदगी, कपड़े, रहन सहन, अंदाज सब कुछ बदल गया। जाहिर है कि 8,000 रुपये की नौकरी में ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। इसलिए ये तमाम चीज़ें पूरी तरह समझने के बाद सीबीआई ने इसका राब्ता ढूंढना शुरू कर दिया और पाया कि 2009 में इलाके के 2 ताकतवर नेताओं के संपर्क में भंवरी देवी आई थी और उनमें एक मलखान सिंह और दूसरे मंत्री महिपाल मडेरना हैं और इनसे नज़दीकी की वजह से भंवरी देवी के पास इतनी दौलत आई और इसकी ज़िंदगी का पहिया घूमा था। लेकिन ये कहानी का केवल एक पहलू था। लेकिन अभी चूंकि भंवरी देवी का पता नहीं चल रहा था, तो उसका पता लगाना सबसे बड़ी चुनौती थी और इसी वजह से सीबीआई पर दबाव बढ़ने लगा था। और जब दबाव बढ़ने लगा तो सीबीआई इसको संजीदगी से तहकीकात करने की शुरुआत कर देती है और जब सीबीआई ने गंभीरता दिखाई तो इस नतीजे पर पहुंची कि भंवरी देवी का कत्ल किया जा चुका है। उसके बाद सीबीआई ने अपने अंदाज में कड़ी से कड़ी जोड़कर पता लगाया कि भंवरी देवी की लाश कहां पर है। उसके बाद जब सीबीआई पिपाड़ के इलाके में पहुंचती है जहां भंवरी देवी की लाश को जलाया गया था, सीबीआई वहां से कुछ हड्डियां इकट्ठा करती है, अंगूठी, दांत और भी कुछ चीजें जमा करने के बाद इन सभी चीजों को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है और डीएनए मैच भी हो जाता है। पता चल जाता है कि ये सभी चीजें भंवरी देवी की ही हैं। और जब ये पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है, संदिग्धों से पूछताछ की जाती है, तो ये पूरी कहानी निकल कर सामने आ जाती है। और जब पूरी कहानी सामने आती है तो इसमें 17 लोगों को मुलजिम बनाया जाता है, 298 लोग इसमें गवाह होते हैं और आखिरकार साल 2012 में महिपाल मडेरना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद मलखान सिंह को भी गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह थी कि जिन 17 लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया था, उनमें महिपाल मडेरना, मलखान सिंह, सोहनलाल बिश्नोई, बिश्नाराम वगैरह तो थे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कहानी में भंवरी देवी का पति अमरचंद भी शामिल था और भंवरी देवी के पति ने पहले से तैयार की गई स्क्रिप्ट के तहत ही एफआईआर दर्ज कराई थी। यानी कि प्लानिंग करते समय ये बात अमरचंद को बताई गई थी कि तुम्हें इतने दिनों के बाद जाकर एफआईआर दर्ज करवाना है और एफआईआर में ये बातें लिखनी हैं, और अमरचंद ने वैसा ही किया था और वो तमाम चीज़ें बहुत ही सुनियोजित तरीके से की गई थी। लेकिन जब सीबीआई की टीम ने भंवरी देवी के पति अमरचंद से सवाल किया कि तुम इसमें क्यों शामिल थे और एफआईआर का ड्रामा क्यों किया था, तो उसके जवाब में अमरचंद ने बताया, क्योंकि हमारी पत्नी ने राजनेताओं से मिलना जुलना शुरू कर दिया था, इसलिए उसका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं रहने लगा था। वो हमें अपने करीब नहीं आने देती थी, हमसे दूरी बनाकर रखने लगी थी। और उसके अलावा एक वजह यह भी थी कि जब ये नहीं रहेगी तो ये घर हमारा हो जाएगा, गाड़ी हमारे कब्जे में आ जाएगी, बाकी की सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी, इसलिए हम भी इसमें शामिल हो गए थे। लेकिन इस कहानी में एक और दिलचस्प बात ये भी निकल कर सामने आई कि भंवरी देवी बहुत चालाक थी। उसने सीडी की एक और कॉपी बनवा रखी थी और उस कॉपी को अजमेर में एक बैंक के लॉकअप में छुपा रखा था, ताकि अगर ये सीडी किसी के हाथ लग भी जाए तो अभी भी उसके पास हथियार मौजूद रहे और उससे ब्लैकमेल कर सके। और जब सीबीआई ने इस मामले की जांच के दौरान अजमेर के उस बैंक में जाकर देखा तो सीडी का वो कॉपी वर्जन भी मिल गया और जब दोनों से सीडी का मिलान किया गया तो दोनों एक ही निकला। और इसके अलावा एक और बात का खुलासा हुआ कि ये सीडी पहली बार में नहीं बना था, बल्कि दूसरी बार में बनाई गई थी। पहली बार जो सीडी बनाई गई थी वो ठीक से बन नहीं पाई थी, इसलिए दूसरी बार बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कैमरा लगाया गया था और तब जाकर 52 मिनट की ये सीडी बनकर तैयार हुई थी। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह भी निकल कर सामने आई कि भंवरी देवी न केवल महिपाल मडेरना के साथ नाजायज संबंध में थी, बल्कि उसके मलखान सिंह के साथ भी इसी तरह के ताल्लुकात थे। और यहाँ तक जानकारी निकल कर सामने आई कि मलखान सिंह से भंवरी देवी की एक बेटी भी थी और ये बात मलखान सिंह के घर वालों को पता भी थी।
खास बात यह है कि मलखान सिंह के साथ भंवरी देवी के संबंध में मलखान सिंह की बहन खुद भी शामिल थी। दरअसल कहा जाता है कि मलखान सिंह की बहन ये चाहती थी कि मडेरना को बदनाम करके उनके पॉलिटिकल करियर को खत्म कर दिया जाए और फिर उनकी जगह हमारा भाई मलखान सिंह मंत्री बन जाए। दोस्तों, ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि इस पर एक फिल्म बन चुकी है और फिल्म का नाम है डर्टी पॉलिटिक्स। और इस फिल्म में ओमपुरी ने महिपाल मडेरना का किरदार अदा किया है और मल्लिका शेरावत ने भंवरी देवी का रोल निभाया है। और इस फिल्म में इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है। और अब इस घटना को 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी राजस्थान की सियासत में इस घटना की चर्चा होती ही रहती है। अभी जब 2023 में राजस्थान का चुनाव चल रहा था तो महिपाल मडेरना की बेटी दिव्या मडेरना जहां जहां सभाओं में जाती थी तो वो अक्सर अपनी कलाई की तरफ इशारा करते हुए एक घड़ी की तरफ इशारा करती थी और कहती थी, ये घड़ी देखो, ये घड़ी मेरे पिता महिपाल मडेरना की है, हमने उनकी अर्थी से इस घड़ी को उठाया है। तो जब जब इस घड़ी की तरफ इशारा करती थी तो भीड़ की तरफ से दबे दबे आवाज में एक शोर उठता था कि ये घड़ी नहीं, सीडी दिखाओ। तो दरअसल लोग उसी सीडी की तरफ इशारा करके दिखाने की बात करते थे। यहाँ आपको बताते चलें कि कोरोना के दौरान साल 2021 में महिपाल मडेरना की मौत हो गई थी और जब उनकी मौत हुई थी तो उनकी बेटी दिव्या मडेरना ने अपने पिता महिपाल मडेरना की अर्थी से उनकी घड़ी को निकाल लिया था और उसी को एक निशानी के तौर पर उन्होंने दिखा दिखा कर लोगों से भावनात्मक तरीके से वोट मांगने की कोशिश की थी। लेकिन घड़ी के साथ सीडी का जिक्र हो जाने की वजह से उनकी घड़ी दिखाने वाली रणनीति काम न आई और दिव्या मडेरना 2023 में चुनाव हार गई। हालांकि वो इससे पहले साल 2018 से 2023 तक विधायक रह चुकी हैं। और जहां तक महिपाल मडेरना और भंवरी देवी के केस की बात है तो इस केस का ट्रायल साल 2014 में शुरू हुआ और अब तक केस चल रहा है। यानी कि घटना को हुए 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मामला अदालत में है और किसी को सजा नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, ये कहानी अपने आप में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से भरी हुई कहानी है और इस कहानी में कई तरह की सीख भी है, जैसे कि राजनेताओं से करीब होने के कितने ज़्यादा फायदे हैं और अगर उड़ान बहुत ज़्यादा भरने की कोशिश की गई, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की गई तो उतने ही ज़बरदस्त नुकसान भी है। तो आखिर में हम आप देखने वालों से पूछना चाहते हैं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा और जो कुछ भी आपने इस कहानी से सीखा हो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को पता चले शॉर्टकट का अंजाम क्या हो सकता है। बाकी मिलते हैं एक दूसरी कहानी के साथ।